Evening students, welcome back to our YouTube channel. Friends, we are studying class 9th political science, where we are reading chapter number 2, constitutional designs. So in this chapter we have already learnt about South Africa, apartheid and the discrimination which was done by the white people over to the black people, and how did they struggle for the independence, and Nelson Mandela was captured and imprisoned for the life imprisonment. आज़ादी के बाद जब अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बनाया गया और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, तो आफ्टर ड्राफ्टिंग दैट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे कंप्राइज्ड equality in that, and they did not try to retaliate with those white people who had oppressed them. तो नया संविधान जब अफ्रीका में बनाया गया, साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने वाइट्स को रिटेलिएट नहीं किया, उनके साथ में बदला लेने की भावना उनके मन में नहीं थी। उन्होंने सबको कंप्राइज़ किया, वाइट्स को भी इक्वल रिस्पेक्ट दिया और उनकी प्रॉपर्टीज़ को उनके साथ बने रहने दिया। उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि सबसे बड़ा डेंजर जो वाइट पीपल को था वो ये था कि हमारी प्रॉपर्टीज़ अब हमसे छीनी जाएंगी और हमारे साथ भी वही सब होगा जो हमने इन ब्लैक्स के साथ में किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ साउथ अफ्रीका में। 1994 में 26 अप्रैल को जब उनको इंडिपेंडेंस मिली और ब्लैक्स की जब गवर्नमेंट बनाई गई और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट किया गया, तो सबको इक्वल वैल्यू दी गई, सबको इक्वलिटी दी गई। तो ये चीज़ हम कवर कर चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 150 सालों 200 सालों तक जो है ब्रिटिश रूल के अंडर रहने के बाद और एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो ये आज़ादी हमारे लिए इतनी आसान नहीं थी। हमारे यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी हो गया और 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत सारे मुस्लिम मारे गए, बहुत सारे हिंदू मारे गए। तो इस तरह के माहौल में एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इन्वॉल्व करना, और यही नहीं, जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत को छोड़ के गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके चले गए। उन्होंने प्रिंसली स्टेट को जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया था और उन्होंने वो उनको उनके हाल पे छोड़ के चले गए। आप चाहें तो भारत में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंडिपेंडेंट रूल कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी समस्याओं के साथ जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें थी, इन सबको सोल्व करना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, तो ये कोई आसान खेल नहीं था। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। और इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया और जो उसका एसेंस था, कोर फीचर्स थे, उनको अडॉप्ट किया गया और एक एक चीज़ को कई कई दिनों तक टेबल पर डिस्कस किया गया। और बहुत सारे डिस्कशन के बाद, सब तरह की कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के बाद और सारी लैंग्वेज और डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री, सबकी बातों को डिस्कस करने के बाद में जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बनाया गया कि आज भी 70 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है और आज भी ये हमारी सरकारों को हिदायत देता है, डायरेक्शंस देता है और इसी फ्रेमवर्क में रह करके हमारी सरकारें काम करती हैं। तो दोस्तों, इतना बेहतरीन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है, मैं आपको बता दूं, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा, इट इज़ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है, गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट किया गया है, स्टेट्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके पैरामीटर्स को फिक्स किया गया है। तो दोस्तों, भारत का संविधान कोई रातों रात में होने वाली कोई एक्टिविटी नहीं थी। ये तो जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी 1928 में सबसे पहले इसका खाका जो है तैयार कर लिया गया था, इसका फ्रेम जो है तैयार कर लिया गया था। और उसी समय 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका एक पूरा जो है ढांचा जो है, फ्रेम जो है तैयार कर लिया गया था। फिर 1931 में रिजोल्यूशन जब हुआ, नेहरू जी ने जब रिजोल्यूशन दिया और गांधी जी ने अपनी बुक में जब डिफ़ाइन किया, तो इनके जो प्रिएम्बल में दिए हुए जितने फीचर्स हैं उन सबको आज़ादी से 15 साल पहले, 20 साल पहले ही हमारे नेताओं ने डिस्कस कर लिया था। और ब्रिटिश रूल के टाइम पर अलग अलग सेक्ट के जो लोग थे, जो किसान वर्ग था, जो मुस्लिम थे, जो हिंदू थे, सबके लिए कॉमन फैक्टर ये था कि हम वी ऑल वर सप्रेस्ड एंड ओप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो उसी समय हमारे बुद्धिजीवी नेताओं ने, स्कॉलर लीडर्स ने और पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स ने डिसाइड कर लिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका क्या एक फ्रेम होगा, वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
को बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसमें टोटल 299 मेंबर्स इंक्लूड किए गए। तो पार्टीशन के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें 299 सदस्य थे, और 299 इन मेंबर्स ने मिल करके एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन बहुत ही स्कॉलर, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एक जो है पर्सन थे, तो उन्होंने अपने सानिध्य में और अपने जो है लीडरशिप में इतना बेहतरीन भारत का संविधान बनाया, और लोअर कास्ट के लिए उसमें जो है गुंजाइश रखी गई, और जो लोग हज़ारों सालों से सप्रेस थे, अपर क्लास लोअर क्लास के लिए अलग अलग तरह के प्रोविजंस बना करके सबको इक्वलाइज करने की कोशिश की गई, सबको इक्वलिटी दी गई। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया, और महिलाओं के लिए भी जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, और SC/STs के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, और सबके लिए इक्वलिटी शाउट करने की कोशिश की गई। तो हमारे भारत के संविधान शुरू होने से पहले एक इंट्रोडक्टरी जो नोट है, जो प्रियम्बल है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये प्रियम्बल क्या है? देखिए, प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स को बताने वाली एक समरी, एक फिलोसॉफी है, और इस प्रियम्बल में ये एक ऐसी फिलोसॉफी है, एक ऐसी समराइज नोट है जिसमें हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक ओवरव्यू दिया हुआ है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कंप्राइज्ड हैं, इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे भारत देश जो है उसके संविधान के क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए, हमारी प्रियम्बल में ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमारा कंट्री जो है वो एक सोवरेन कंट्री होगा। तो इन सभी शब्दों का अपना मीनिंग है। सोवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, हम ब्रिटिशर्स जो थे वो हमें डोमिनेंस में रह करके जो है ना इंडिपेंडेंस देना चाहते थे, लेकिन हमारी कंट्री ने डिसाइड किया कि नहीं, हम किसी कंट्री के डोमिनेंस में रह करके हम रूल नहीं चलाएंगे, हम अपना देश चलाएंगे, हम खुद के डिसीजन मेकर्स बनेंगे। तो हमारी कंट्री सोवरेन है, यानी हमारे ऊपर कोई भी देश नहीं है, हम अपने किसी भी निर्णय को लेने के लिए हम सक्षम हैं और इंडिपेंडेंट है। तो हमारी कंट्री सोवरेन होगी, हमारी कंट्री सोशलिस्ट होगी। सोशलिस्ट का मतलब देखिए, अलग अलग तरह के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है पूंजीवादी स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कि जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको फ्री छोड़ दिया जाता है बिजनेसमैन और कैपिटलिस्टिक लोगों के लिए। वो अपने तरीके से उन जो है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं या डिग आउट करते हैं, और बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए या डेवलपमेंट के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सोशलिस्टिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो किसी प्राइवेट व्यक्ति, किसी एक आदमी, पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं होते, वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। जैसे कि हमारे अगर हम बात करें रेलवे जो है या ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म है, वो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। जो इंटरस्टेट जो रोड्स बनाए जाएंगे या जो बॉर्डर लाइन जो है प्रिपेयर की जाएगी, मेंटेन की जाएगी, या इंटरनेशनल कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, तो सारे गवर्नमेंट जो है लेगी। इसमें कोई प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा राशनिंग करना, जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनका ख्याल भी सरकार रखती है और उनको राशन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह के जो काम हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो ओपन मार्केट में ओपन नहीं छोड़े गए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को, पब्लिक चीज़ों को अपने हाथ में रखा है, और उनका डिसीजन लेने का पूरा अधिकार हमारी गवर्नमेंट को है, जिससे इसमें सब सेक्शन के लोग, अपर क्लास, लोअर क्लास, या जो पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, सबका ख्याल गवर्नमेंट रख सकती है। तो हम कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट जो है वो सोशलिस्टिक गवर्नमेंट है। सेकुलर मीन्स कि हमारी कंट्री में धर्मनिरपेक्षता होगी, यानी हमारे भारत में देखिए, हमारी जो कंट्री है वो एक वेरिएंट कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, और या किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है। हमारे लिए सारे रिलीजन इक्वल हैं। तो हमारी गवर्नमेंट के नज़रिए से अगर हम देखें तो वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, और किसी पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ भी जो है किसी तरह कोई कंपेनिंग नहीं हो सकती। तो जो भी, ऑल आर इंडिपेंडेंट, तो जो भी चाहे सबको लिबर्टी है। आप सिख धर्म को फॉलो कीजिए, आप मुस्लिम धर्म को फॉलो कीजिए, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, यानी हम किसी भी एक धर्म को हम प्रमोशन नहीं देते। इसके अलावा डेमोक्रेटिक, हमारा जो गवर्नमेंट का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, यानी लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? हमारे देश की सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ के जो भी डिसीजन मेकर, रूलर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे या जो इलेक्ट किए जाएंगे, वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होता है, एंड द बेसिक एंड द मेन पावर इज सेंटर्ड इन द हैंड्स ऑफ द, इज लाइंग इन द हैंड्स ऑफ द
कॉमन मैन और द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, लैंग्वेज और रीजन। तो हमारे देश को जो है चलाने वाले लोगों को चुनता कौन है? उन रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉमन मैन चुनता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसके अलावा हमारा देश रिपब्लिक है। रिपब्लिक मीन्स 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया अपने देश में, ठीक है। तो कोई भी देश जिसका अपना एक संविधान है, जिसका ऑलरेडी सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक फॉर्मेट पहले से ही तैयार है और उसी फ्रेमवर्क में रह करके जब गवर्नमेंट काम करती है तो उस ऐसी कंट्री को बोलते हैं रिपब्लिक कंट्री। तो हमारा जो सरकार है वो एक लिमिट्स में रह के काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की अपनी लिमिट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी मैंसनड है। इसके अलावा हमारी ड्यूटीज़ ऑलरेडी मैंसनड है। तो एवरीथिंग, all the rules, regulations, fundamental rights and the parameters of the governments are already defined in the constitution. That's why we can call that we are republic. इसके अलावा justice, हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी को लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है और उस पर किसी भी तरह कोई प्रेशर नहीं होता किसी भी दूसरे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का। तो जुडिशरी जो है हमारी, वो सबके लिए हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। यानी कि चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप जेंडर वाइज मेल हैं, फीमेल, आप चाहे कुछ भी हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं, लेकिन कानून की नज़र में आप सब इक्वल हैं। आपको अगर कहीं लगता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इनजस्ट हो रहा है, तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं और अपना क्लेम कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, हमारे देश में फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, यूनिटी, इंटीग्रिटी। तो इस यूनिटी, इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी को मेंटेन रखने के लिए सभी गवर्नमेंट ऑक्यूपेशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में या एजुकेशन सिस्टम में, सब जगह सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। सभी रिसोर्सेज पे सबके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, आप जो चाहें अपनी इच्छा से वो ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं, आप जो चाहें वो बिज़नेस कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप महाराष्ट्र में पैदा हुए तो आप बिहार में नहीं रह सकते, आप बिहार में भी जा सकते हैं, वहाँ भी रह सकते हैं, आप दिल्ली में भी रह सकते हैं। तो इस तरह से ये भाईचारे की भावना, सारी रिलीजन को मिला करके सबको इक्वल रख के सबके साथ मिलजुल के रहना है। तो ये सारी मेन जो टर्म्स हमने भी डिस्कस किए, ये हमारे प्रीएम्बल में दिए हुए हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें डिफाइन हो गया होगा, अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हमारे नेता जो स्कॉलर पीपल थे, जो हमारे पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स थे या जो फ्रीडम फाइटर्स थे आज़ादी के टाइम पर, उन्होंने अपने दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, संविधान को फ्रेम करते समय क्या बातें उनके दिमाग में रही होंगी। तो वो एक ऐसा देश का निर्माण करना चाहते थे। देखिए, अंग्रेज़ों ने जाने से पहले इतने वेरिएंट कल्चर को देख करके ये कहा था कि इंडिया जो है ज़्यादा दिनों तक यूनाइट नहीं रहेगा और इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आज हमारा देश आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम सब एक इंटीग्रेटेड रूप में, एक यूनिफाइड फॉर्म में एक देश के अंदर रहते हैं, ये हिंदुस्तान हम सब का है और हम सब एक साथ भाईचारे से मिलजुल कर रह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, ये सारी जो फीचर्स हैं हमारी प्रीएम्बल में जो दिए हुए हैं, इसी पे बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया तो उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिनके हेड बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके अलावा 6 मेंबर और उसमें इंक्लूड किए गए थे, जिन्होंने जो है इन सारी डिस्कशंस को कलेक्ट किया, ड्राफ्ट किया, फिर उनको डिस्कशन के लिए जो है टेबल पे रखा, फिर उनका रिकॉर्ड किया। ऐसी 12 बहुत सारी बुक्स हैं जो वेरियस डिस्कशंस हुए थे, उनके ऊपर बहुत मोटी मोटी 12 किताबें रखी हुई हैं। अगर आप चाहें तो उनको लेकर के देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक पर, लैंग्वेज को लेकर के या किसी भी रूल को लेकर के जो भी डिस्कशन हुआ है, सब उसमें कंप्राइज किया गया है। तो ये सारा फेयर एंड फाइन है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, एक बार इनको गॉन थ्रू कर लेते हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एक्सेप्टेबल बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फ्रेम है, एक ऐसा रूल्स और रेगुलेशन का सेट है जिसको सभी सिटीजन्स मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसकी फीचर्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला काम ये है कि लोगों और सरकार के बीच में तालमेल बैठाना और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तालमेल बैठाना, उनकी लिमिट्स को जो है स्केच करना और उनकी पावर्स को जो है डिफाइन करना। इसके अलावा इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। एंड इट ऑल्सो डिफाइंस फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स।
तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर व्यक्ति के लिए, हर सिटीज़न के लिए या हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए अलग अलग डिफ़ाइन करता है, उनकी फंक्शनिंग को डिफ़ाइन करता है, उनके काम करने की शैली को डिसाइड करता है। सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑलरेडी रिटन फॉर्म में उसमें दिया हुआ है। इट इज़ हैविंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारे फीचर्स होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। एब्सोल्यूटिक पावर किसी के हाथ में नहीं रहेगी। ये इसको में पहले से जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी गवर्नमेंट्स की पावर्स को लिमिट किया गया। तो इन सारी चीज़ों के कारण कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि हमारी प्रीएम्बल में क्या इंपॉर्टेंस है और हमने पढ़ा कि इसके क्या फीचर्स और ये क्यों ज़रूरी है। अब इसके अलावा एक लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा संविधान इतना प्राचीन है, इतना पुराना होने के बाद भी हमारा संविधान आज भी एज इट इज़ लिविंग डॉक्यूमेंट है। वो कैसे, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस टाइम पर हमने इसमें किसी एक पार्टी को डोमिनेट नहीं होने दिया। हमने सभी पार्टी और पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों को इनवाइट किया और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक साथ बैठ करके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखा और फिर उन प्रॉब्लम्स को लंबे समय तक डिस्कस करने के बाद में उन सारी प्रॉब्लम्स को, लूप होल्स को ढूंढा गया, उसके बाद उस पर काम किया गया। तो बड़ी ही सावधानी से बनाया हुआ यह संविधान है। तो इसलिए दोस्तों, इतना पुराना होने के बाद भी आज भी हमारा जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा सेकंड चीज़ ये कि हमारे संविधान में थोड़ा सा अमेंडमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। यानी कि जैसे जैसे समय बदलता है और समय के बदलने के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं लोगों की, उसके हिसाब से हमारे संविधान में थोड़ा सा बदलाव करने की गुंजाइश दी गई है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे संविधान में। तो मेजॉरिटी से अगर जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके एक साथ किसी रूल में, किसी ऑलरेडी गिवन एग्जिस्टिंग आर्टिकल में कोई बदलाव लाना चाहती है तो वो करना भी पॉसिबल है। तो इस तरह से, चूँकि ये समय के साथ बदलने वाला डॉक्यूमेंट है, उसको बदला जा सकता है। हालांकि इसका बदलने का जो प्रोसीजर थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान बिल्कुल रिजिड है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होने के कारण आज भी हमारा संविधान लाइव डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।